अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टे टू विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लल्लन टॉप सीरीज का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनेंगे। आप जानते हैं गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्रीगुप्त के द्वारा। इनकी उपाधि कौन कौन सी हैं? आदिराजा और महाराज। श्रीगुप्त के बाद बनते हैं घटोत्कच, इनकी उपाधि है महाराज। इसके साथ ही आप भली भांति परिचित होंगे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, जिनका कार्यकाल क्या है? 319 ईस्वी से लेके 334 ईस्वी के बीच, ठीक है। और 319 ईस्वी को ही गुप्त वंश का आरंभ माना जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को नोट करते जाइए। इनकी उपाधि क्या है? महाराजाधिराज, याद रखेंगे। महाराजाधिराज उपाधि है चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बनते हैं समुद्रगुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी उपाधि क्या है? पराक्रमांक, कई बार पूछी गई है, याद रखना है। इनके समय पर एक दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, जिनमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। इन्हें पूरा नाम ही कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनकी एक उपाधि विक्रमांक में थी, और इन्हीं का समय जो था, इनका जो शासनकाल था, उसे गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर ही चीनी यात्री फायान भारत यात्रा पर आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बनते हैं? कुमारगुप्त बनते हैं। इनकी उपाधि याद रख सकते हैं महेंद्रादित्य और शक्रादित्य। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या है? क्रमादित्य। तो इन सभी उपाधियों को एक जगह नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों के बारे में। आप जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें मुख्य रूप से कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह और छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वारिरुचि जैसे विद्वान आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, छपड़क होगा, तो इनको नोट कर लीजिए। छपड़क किस क्षेत्र से विद्वान थे? ज्योतिष विद्या से। इनकी रचना है ज्योतिष शास्त्र। धन्वंतरी चिकित्सा संबंधित थे। कालिदास जो है वो नाटक और काव्य से संबंधित थे। इनके नाटक आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत हैं। नेक्स्ट है हमारे अमर सिंह। इनकी मुख्य रचना है शब्दकोश रचना, ठीक है। किताब का नाम है अमर कोश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वराहमिहिर ज्योतिष विज्ञान के लिए, इनकी किताब का नाम है बृहद संहिता। वरिरुचि इनके व्याकरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपके शंकु, ये वास्तुकला के लिए, शिल्प शास्त्र इन्होंने रचना की। फिर आते हैं आपके बेताल भट्ट, जादू वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे। इनका जो शास्त्र है उसका नाम है मंत्र शास्त्र। फिर आते हैं हरिसेन, ये कवि थे और कविताएं लिखते, ठीक है। इसके साथ ही बताया गया है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इन सब की कोई आप ट्रिक बना लीजिए। एक ट्रिक मैंने बनाई थी, अगर आपको ठीक लगे तो आप नोट कर लीजिए उसको। बेताला अमर कालिदास के साथ धन की खोज में शंकु और घट लेकर 12 क्षण चलकर वरिरुचि के पास पहुँचे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बेताला अमर कालिदास के साथ धन की खोज में शंकु और घट लेकर 12 क्षण चलकर वरिरुचि के पास पहुँचे। तो आप देखेंगे इसमें 9 के नाम आ रहे हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो नवरत्न थे ये कहाँ रहते थे? ये पूछा गया है, उज्जैन दरबार में रहते थे, ठीक है। और उज्जैन विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। ये गुप्तकालीन कुछ मंदिर दे रखे हैं जो कई बार पूछे गए हैं। सांची का मंदिर आप जानते हैं कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर MP का एग्जाम हो तो उसमें ज़्यादा डिटेल में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे रायसेन जिला में, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में, जबलपुर जिला। तिगवा का कंकाली देवी मंदिर यह भी स्थित है मध्य प्रदेश में। एरण का विष्णु मंदिर यह है एरण, सागर जिला, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नचवा कुठार का, ये कई बार पूछा गया है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर यह भी मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यह स्थित है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। तो सभी मंदिरों को याद रखिएगा। ऑड वन आउट पूछा जाएगा, अर्थात कि दिया जाएगा कौन सा इसमें से गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। तो आप, अगर आपको सब पता होगा कि कौन कौन से गुप्तकालीन है, तो आप आराम से उनको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा मंदिर है? भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, ये कानपुर में है भीतर गांव का मंदिर, ठीक है। ये कहाँ पर है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, रायपुर जिला। मुकुंद दर्रा का मंदिर यह है आपके राजस्थान में, पूछा जा सकता है मुकुंद दर्रा का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। नागौद का शिव मंदिर ये कहाँ पे है? ये सतना जिला, मध्य प्रदेश में पड़ता है। खो का मंदिर ये भी मध्य
प्रदेश है। मढ़ी का मंदिर ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मढ़ी की पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मणिनाग का मंदिर ये कहाँ पर है? ये है नालंदा जिला, बिहार में। क्लियर हो गया? तो इन सबको एक जगह पे आप नोट कर लीजिए और इनको जब जैसे परीक्षा नज़दीक हो इनको रिवाइज कर लेना चाहिए। आगे बात करते हैं गुप्त वंश से संबंधित जो राजस्व शब्दावली थी। देखिए कई बार परीक्षा में नई नई शब्दावलियाँ पूछ ली जाती हैं, फिर लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, तो इसी प्रकार से नए प्रश्न बनते हैं। पहली कौन सी शब्दावली हम पढ़ेंगे? दुर्वाधिकरण। भूमि कर संग्रह करने वाले पदाधिकारी को गुप्त काल में कहा जाता था दुर्वाधिकरण। ठीक है। महाखपटिकलक ये कौन है? भूमि आलोकों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। नेक्स्ट है न्यायाधिकरण, ये है भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला पदाधिकारी। आयुक्तक या विनियुक्तक ये कौन है? भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी को कहा जाता था आयुक्तक। उद्रंग किसे कहा जाता था? स्थायी कृषकों से लिए जाने वाले कर को कहा जाता था उद्रंग। ठीक है। ऊपरी कर ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर कहलाता था ऊपरी कर। ठीक है। भाग कर क्या होता था? ये बलि के समान ही होता था, जो कि आप जानते हैं वैदिक काल में जो बलि चलता था ऋग्वैदिक काल में, जो कि पहले स्वेच्छाकारी था, बाद में उत्तर वैदिक आते आते वो क्या हो गया था? कंपलसरी हो गया था। तो ये जो भाग है वो राजा को दिए जाने वाला उपज का 6वां भाग था। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फिक्स हो गया कि आपको 6वां ही भाग देना है, जबकि पहले क्या था कि आप स्वेच्छा के अनुसार जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं। भोग क्या था? भोग राजा को फल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर था। इंपॉर्टेंट है, भाग और भोग को याद रखेंगे। ठीक है। हल दंड कर था, हल पर लगने वाला कर था। हल का मतलब था कि आपके पास जितने हल हैं उसी हिसाब से आपको समृद्ध बताया जाता था। ठीक है। तो हल लगता था, हल पर लगने वाला कर था हल दंड कर। शुल्क था सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर। शुल्क वसूलने वाले पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। तो याद रखेंगे, शुल्क लगता था सीमा और बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाले कर को कहा जाता था शुल्क। क्लियर हो गया? अब शॉर्ट में बात कर लेते हैं कुषाण वंश की। ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है। लगभग 165 ईस्वी के समय पर यह वंश इस्टेब्लिश हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? कुजल कटफिसिस थे। पूछा जाता है, इनको माना जाता है कुषाण वंश का संस्थापक। इन्होंने केवल तांबे के सिक्के चलाए। याद रखना है, इनके द्वारा कोई भी स्वर्ण सिक्का प्रसारित नहीं किया गया। अगला है बिम कटफिसिस। ठीक है, बिभ लिखा है, यहाँ पर होगा विम। ठीक है। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए और इन्हें ही कहा जाता है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है। इनके सिक्कों में एक और यूनानी लिपि थी, दूसरी ओर खरोष्टी लिपि थी। ठीक है। इसके सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी बैल, त्रिशूल आदि अंकित थे, जो किस बात का द्योतक है? जो द्योतक है कि ये शैव धर्म को मानता था। याद रखेंगे। अगला है कनिष्ठ प्रथम। इनकी राजधानी याद रख सकते, कई बार पूछा गया है। इनकी राजधानी क्या थी? फिरोजपुर या पेशावर या मथुरा। ठीक है। और इन्हें कहा जाता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक। ठीक है। जो विम कटफिसिस थे वो वास्तविक संस्थापक थे कुषाण वंश के, और सबसे प्रतापी कौन थे? कनिष्क प्रथम थे। इन्हीं के समय पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ वॉर्ड संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है। आप जानते हैं यहीं पे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, तो याद रखेंगे। और कनिष्क ने जब 78 ईस्वी में राज्यभ्रमण किया तो इसे ही क्या कहा जाता है? शक संवत कहा जाता है। ये सब नोट करते जाइए, इसमें दिया नहीं है। 78 ईस्वी को क्या कहा जाता है? शक संवत। कनिष्क प्रथम के राज्यभ्रमण के साथ ही, इसके साथ आप देख सकते हैं इसके समय पे 2 नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ था, एक गांधार कला शैली और एक मथुरा कला शैली। कनिष्क प्रथम के बाद बनते हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद बनते हैं होस्क। के संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इन्होंने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए थे। ठीक है। उसके बाद बनते हैं कनिष्क द्वितीय, कनिष्क द्वितीय के बाद बनते हैं वासुदेव प्रथम, फिर बनते हैं कनिष्क तृतीय। ठीक है। फिर आपके बाद दोबारा कौन बनते हैं? वासुदेव द्वितीय। ये कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कुषाण संबंधित एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, कुषाणों ने केवल सोने और तांबे के ही सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के इन्होंने जारी नहीं किए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनके द्वारा चांदी का सिक्का नहीं जारी किया गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है चोल वंश। इसके संस्थापक थे विजयालय। क्रम कई बार पूछा जाता है तो आप नोट कर सकते हैं। विजयालय के बाद बनते हैं आदित्य प्रथम, उसके बाद परांतक प्रथम, फिर बनते हैं गंडरादित्य, परांतक द्वितीय, राजा राज प्रथम। ठीक है। इन्होंने चूड़ामणि विहार का निर्माण करवाया था और परांतक द्वितीय को कहा जाता है सुंदर चोल। ठीक है। उसके बाद बनते हैं राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने निर्माण कराया था चोल झील का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सर्वाधिक यही पूछा जाता है।
उसके बाद अन्य कई शासक हुए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र। उसके बाद चोल चालुक्य वंश शुरू होता है, जिसमें मधुरांतिका और कोलोत्तंग प्रथम का विवाह होता है। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी कई होते हैं। तो अंतिम जो चोल शासक था उनका नाम याद रख सकते हैं, पूछा जाता है। अंतिम चोल शासक कौन थे? राजेंद्र तृतीय थे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सब के नाम छोड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर के जो क्रम है उन शासकों की क्रम जरूर याद रखिएगा। विजयालय आदित्य प्रथम, परांतक गणरादित्य, परांतक द्वितीय, राजा राज प्रथम से राजेंद्र प्रथम तक। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं चोल कालीन कर जो पूछे जाते हैं। आयम किस प्रकार का कर था? आयम एक प्रकार का राजस्व कर था। ठीक है, रेवेन्यू टैक्स था आयम। फिर आता है आपका मरमजाडी, यह वृक्ष कर था। फिर आता है नेक्स्ट आपका कड़मे, यह सुपारी पर लगने वाला कर था। फिर आता है आपका मने इरे, यह गृह कर था, हाउस टैक्स था मने इरे, इंपॉर्टेंट है। कढ़े इरे यह क्या था? व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर था। पेविर यह किस प्रकार का कर था? तेल घानी कर था, यानी तेल पर लगने वाला कर था। फिर आता है आपका किडाक काशु, ये नर पशुधन कर था। ठीक है, कड़ी में लगान कर था, ये पूछा गया है एक बार। पाडी कावल ये किस प्रकार का कर था? यह गांव सुरक्षा का कर था, जो कि चोल के शासन के समय पर लगता था, चोल वंश के समय पर भी लगता था। ठीक है, फिर आता है आपका बवा सल्पीमरम, ये द्वार कर था। फिर आता है आपका मगन में, यह एक व्यवसाय कर था। उसके बाद आता है आपका आजीव कवकाशु, यह आजीविका पर लगने वाला कर था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? पहला आप आयम कर याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मने इरे को याद रखेंगे, जो कि गृह कर है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कडिमय को, जो कि एक लगान कर है। फिर आप याद रखेंगे पाडिकावल को, गांव सुरक्षा कर है जो कि। उसके बाद आप याद रख सकते हैं अजीव काकासु को। ठीक है, जो कि आजीविका पर लगने वाला एक प्रकार का कर है। तो आज के सेशन को यहीं तक पर समाप्त करते हैं। आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विभिन्न इसमें नई नोट दिए हुए हैं, हम उसको अलग से पढ़ेंगे। जो विभिन्न प्रकार के नए नए शासक उस संक्रमण कालीन में उभरे, उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नए सेशन में।